हेलो पीप्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच का डिफरेंस क्या है, क्यों हमें जरूरत पड़ा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, और जो हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, बेसिकली स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इन दोनों को ही डिटेल्स में समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, कैन यू गेस ये क्या चीज का पिक्चर है? ओके, ये जो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल बॉल टाइप का आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये है हमारा कॉपर एटम विच इज डिपॉजिटेड ऑन टिटेनियम नाइट्रेट सिलिकॉन ऑक्साइड अलॉय सरफेस। ये पिक्चर आपको गूगल सर्च करने से मिल जाएगा। ओके, तो क्लास 7 या 8 में आई थिंक हमने एटम्स के बारे में फर्स्ट टाइम पढ़ा था। वहां पे एटम के साइज का वो बताने के लिए एक स्टेटमेंट दी गई थी कि जो निडल होता है उसके टिप पे मिलियंस ऑफ एटम्स को एकोमोडेट किया जा सकता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो साइज ऑफ द एटम कितना छोटा होगा। और आज हम उतने छोटे एंटिटी को देख पा रहे हैं, उसके पिक्चर को हम देख पा रहे हैं। और इसका क्रेडिट जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को, ईएम फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हम थोड़ा हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को समझते हैं। सी, हम ह्यूमन बींग्स के नेचर में ही है क्यूरियस होना, राइट? इसी क्यूरियोसिटी की वजह से इतने सारे इन्वेंशंस एंड डेवलपमेंट्स हो पाए हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी इसी क्यूरियोसिटी का रिजल्ट है। अब लाइट माइक्रोस्कोप से एटम्स तो नहीं देख सकते हैं, राइट? वो उसका लिमिटेशंस है, राइट? तो और हमें एटम्स तो देखना ही था। बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुए इस फील्ड में, और 1924 में लुईस डी ब्रॉगली ने प्रिडिक्ट किया कि इलेक्ट्रॉन्स का वेव कैरेक्टर भी हो सकता है। मींस कि इलेक्ट्रॉन का वेव पार्टिकल डुअलिटी नेचर होता है, राइट? ये तो हमने पढ़ा ही था। अभी जब ये वाला कॉन्सेप्ट आया तो लोगों ने सोचा कि मीन्स इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर सकता है, राइट? तो और भी ज्यादा रिसर्च हुई, और साइंटिस्ट ने ये लगाया कि जो कैथोड रेज है, मीन्स कैथोड रेज इज रे ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में टू इंक्रीज द रिजोल्यूशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। अब ये कैसे होगा? सी, रिजोल्यूशन होता क्या है? रिजोल्यूशन का मतलब है कि जो हमारा सैंपल है उसके दो पॉइंट्स के बीच में, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, जिसको हम लोग क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, और वो डिस्टेंस का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है फॉर लाइट माइक्रोस्कोप, वो होता है 0.61 टाइम्स लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ जो हम लोग यूज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ द लेंस यूज्ड, राइट? ये लाइट माइक्रोस्कोप के लिए है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो डी है और ये जो लैम्डा है, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स कि डी इंक्रीज करेगा तो लैम्डा को भी इंक्रीज करना होगा, और उल्टा कहें, अगर लैम्डा ज्यादा है तो डी भी ज्यादा होगा, और लैम्डा अगर कम है तो डी भी कम होगा। और रिजोल्यूशन क्या है? रिजोल्यूशन और डी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स डी जितना ज्यादा कम होगा, रिजोल्यूशन उतना ही ज्यादा हो, राइट? और विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है वो अराउंड 400 to 700 नैनोमीटर होता है। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन वेव्स हम बनाते हैं, यानी कि जो कैथोड रेज है, उसका जो वेवलेंथ है वो 0.6 to 0.5 एंगस्ट्रॉम तक या इससे भी कम हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वोल्टेज अप्लाइड। ओके, ना इसको अगर हम लोग नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये 0.06 to 0.05 नैनोमीटर्स होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वेवलेंथ में काफी ज्यादा डिफरेंस है विजिबल लाइट और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वेव्स का। तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन वेव्स के लिए जो डी की वैल्यू होगी वो बहुत ही कम होगी, क्योंकि वेवलेंथ बहुत ही कम होता है, और डी की वैल्यू कम होगी तो रिजोल्यूशन बहुत ही ज्यादा होगा, राइट? तो लाइट माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्यूशन है वो 200 नैनोमीटर्स तक होता है, वेयर एज आपका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन है वो आपका 0.1 नैनोमीटर तक अचीव किया गया है। ओके, और हमारा जो एटम है उसका साइज होता है 2 to 3 एंगस्ट्रॉम। तो हम लोग वेरी इजीली एटम के अंदर एंड एटम को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ना अब इस आइडिया पे काम करना शुरू हुआ तो एक प्रॉब्लम आया। क्या प्रॉब्लम आया? लेंस का। ओके, तो लाइट माइक्रोस्कोप में तो हम लोग ग्लास लेंस यूज करते हैं, बट इलेक्ट्रॉन वेव्स के लिए तो ग्लास लेंस यूजलेस है। तो फिर फर्दर रिसर्च चलता गया इस फील्ड में, और 1926 में इट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कुड सर्व एज लेंसेज फॉर इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स कि हम लोग विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन वेव्स को डाइवर्ज कर सकते हैं या कन्वर्ज कर सकते हैं।
राइट। इनफैक्ट कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। अब सारे रास्ते क्लियर हो गए। अब एक सेटअप रेडी करना था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। एंड इन 1931 German electrical engineer Max Knoll and Ernest Ruska has developed two lens microscope that produce the image of the electron source. तो बन गया हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन यहाँ पे जो इमेज है वो इलेक्ट्रॉन सोर्स का ही प्रोड्यूस हुआ, हमें स्पेसिमेन का इमेज प्रोड्यूस करना था, राइट। तो फिर फर्दर रिसर्च हुए और 1933 में 2 साल के बाद एक प्रिमिटिव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज बिल्ट दैट इमेज्ड अ स्पेसिमेन। And further, 1935 में Knoll produced a scanned image of the solid surface. Finally, German physicist Manfred Favier von Erdőny and British electronic engineer Charles Oatley laid the foundation of TEM and SEM, that is transmission electron microscope and scanning electron microscope. अब हम लोग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये तो अब तक क्लियर हो गया है कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम लोग विजिबल लाइट यूज करते हैं जिसका वेवलेंथ 400 टू 700 नैनोमीटर होता है, वेयरएज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं टू इल्यूमिनेट द स्पेसिमेन, राइट। रिजॉल्विंग पावर जो होता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का वो अप टू 200 नैनोमीटर्स है, वाइल हमारा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है दैट इज कैपेबल ऑफ रिजॉल्विंग स्ट्रक्चर एज स्मॉल एज 0.1 नैनोमीटर्स। मैग्निफिकेशन इसमें हम लोग सिर्फ 2000 टाइम्स अचीव कर सकते हैं, वेयरएज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो मैग्निफिकेशन है वो सेवरल मिलियन टाइम्स अचीव किया जा सकता है। सैंपल्स इसमें अलाइव और डेड दोनों ही यूज हो सकता है, स्टेन्ड और अनस्टेन्ड यूज हो सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए सैंपल प्रिपरेशन थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है एज कम्पेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। यहाँ पे उसको प्रिपेयर करना होता है, जनरली उसको डिहाइड्रेटेड रखना होता है क्योंकि हम लोग वैक्यूम यूज करते हैं, और बहुत बार सैंपल को हम लोग एक थिन लेयर ऑफ मेटल से कोट भी करना पड़ता है। और स्पेसिमेन जो है वो टिपिकली नॉन लिविंग होता है, बट आपका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है ये कलर इमेज प्रोड्यूस करता है, स्पेशली स्टेन सैंपल का। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ही प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग कलराइज कर सकते हैं बाद में। ओके, ऑफ कोर्स ये इजी टू यूज एंड मोर एक्सेसिबल है, हमारे स्कूल लैबोरेटरीज में था। लेकिन इसको यूज करने के लिए यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ओके, स्मॉल एंड लेस एक्सपेंसिव, और ये लार्ज बहुत बड़ा होता है, और मोर एक्सपेंसिव बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है, मिलियंस रुपीज में इसके कॉस्ट होते हैं। ये जनरली हमारा एजुकेशनल सेटिंग, बायोलॉजी, क्लिनिकल लैबोरेटरीज में यूज होता है टू एग्जामिन सेल्स एंड टिश्यूज एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। इसको हम लोग यूज करते हैं मटेरियल साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, एडवांस बायोलॉजिकल रिसर्चेस में, स्पेशली टू सी दिस वायरसेस एंड सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड इवन एटम्स। तो ये था हमारा ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच का डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं। तो ब्रॉडली अगर हम लोग देखें तो दो टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप होते हैं, एक होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन दोनों में मेजर डिफरेंस है सैंपल एंड इलेक्ट्रॉन वेव इंटरेक्शन का। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन वेव्स जो स्पेसिमेन से पास हो जाता है उस वेव को डिटेक्ट करते हैं एंड इमेज बनाते हैं उससे। तो यहाँ पे सैंपल जो है वो काफी थिन यूज होता है एंड ये इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। लेकिन जो एसईएम है इसमें जो सैंपल होता है, इलेक्ट्रॉन वेव उस सैंपल को पहले स्कैन करता है एंड जो सिग्नल सैंपल सरफेस से टकराकर बाहर की तरफ आता है उसको डिटेक्ट करके इमेज बनाता है। तो इसमें डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं जो सैंपल सरफेस के और इंटरनल ऑफ द सैंपल के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन देते हैं। तो टेम्प का इमेज जो है जनरली 2 डायमेंशनल होता है और इंटरनल स्ट्रक्चर का होता है, और जो सेम का इमेज है वो जनरली 3 डायमेंशनल होता है। रिजोल्यूशन टेम्प का हाई होता है एज कम्पेयर टू सेम। ओके, तो हम आगे के लेक्चर में टेम और सेम को बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इन दोनों के अलावा और भी अलग अलग टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स आए हैं, पर ब्रॉड क्लासिफिकेशन यही है। ओके, तो एक अभी हमारे पास इन्वायरमेंटल एसईएम है। इसमें जनरली मटेरियल्स जो है उसको इमेज करते हैं हम लोग इन देयर अनप्रोसेस्ड स्टेट। ओके, यहाँ पे हाई प्रेशर मेंटेन किया जाता है और इसको दिस इज इफेक्टिव इन फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, जियोलॉजी एंड इन्वायरमेंट साइंस। हमारा दूसरा है स्टेम यानी कि स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बेसिकली क्या करता है, इट कंबाइंस द प्रिंसिपल ऑफ एसईएम एंड टीईएम इन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मीन्स कि एक दूसरे के जो कमी है, टेम और सेम की जो कमी है वो दोनों को ही दूर करके स्टेम बनाया गया है, जिसमें हम लोग को दोनों का एडवांटेज मिलता है, टेम का भी और सेम का भी। और फिर नेक्स्ट है हमारा क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें भी मटेरियल को हम लोग इमेज कर सकते हैं इन देयर अनऑल्टर्ड स्टेट। बेसिकली इसमें हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं टू फ्रीज द सैंपल। अब हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ओके,
तो ये तो अब तक क्लियर हो गया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, और आई शुड से एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं टू इल्यूमिनेट द स्पेसिमेन एंड क्रिएट अ हाईली मैग्नीफाइड इमेज, राइट। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, उसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन गन। तो हमें इलेक्ट्रॉन बीम चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन गन तो होगा ही, राइट। इसका काम होता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन बीम। जनरली ये 3 टाइप्स का होता है। थर्मो आयनिक एमिशन गन, जिसमें हम लोग टंगस्टन फिलामेंट यूज करते हैं, उसको वेरी हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं एंड वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। देन आता है आपका फील्ड एमिशन गन। इसमें हम लोग यूज करते हैं टंगस्टन ही यूज करते हैं, बट वो वेरी वेरी शार्प टिप होता है उस टंगस्टन का, और उसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से टिप से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। और एक है हमारा शॉटकी एमिशन गन। तो ये बेसिकली इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। शॉटकी में हम लोग टंगस्टन फिलामेंट कोटेड विद जिरकॉनियम ऑक्साइड यूज करते हैं। तो ये हमारा 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गन है जो रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद हमें एनोड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एनोड ही हमारे इलेक्ट्रॉन बीम्स को एक्सेलरेट करेगा, और जब वो एक्सेलरेट होगा तभी इलेक्ट्रॉन बीम जो है इलेक्ट्रॉन वेव्स बनेगा, राइट। इसके बाद कंडेंसर लेंस आता है। तो हमने पहले ही देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो लेंसेज यूज होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन वेव जनरेट होता है वो काफी स्कैटर्ड होता है, तो कंडेंसर लेंस का काम होता है कि उन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन वेव्स को कंडेंस करके, मीन्स की इकट्ठा करके एक थिन इलेक्ट्रॉन बीम में कन्वर्ट करना। ओके, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ना ऑब्जेक्टिव लेंस का काम है कि जो भी हमारा कंडेंसर लेंस से जो भी इलेक्ट्रॉन वेव आ रहा है उसको फोकस करना स्पेसिमेन पे। उसके बाद आता है स्कैनिंग कॉइल्स। तो ये स्कैनिंग कॉइल जो है ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नहीं होता है, ये सिर्फ एसीएम में होता है। क्योंकि जो एसीएम है इसमें इलेक्ट्रॉन वेव जो है वो सैंपल को स्कैन करता है, उसके लिए हमें स्कैनिंग कॉइल की जरूरत होती है। ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नहीं होता है। ओके, उस उसके बाद आता है प्रोजेक्टर लेंस। ये प्रोजेक्टर लेंस जो है ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होता है, एसईएम में नहीं होता है। प्रोजेक्टर लेंस का क्या काम है? इसका काम है जो भी वेव जो ट्रांसमिट हुई है सैंपल से वो जो है इमेज बनाना। ओके, फिर उसके बाद हमारा सैंपल स्टेज होता है जिसपे हम लोग सैंपल को रखते हैं, एंड उसके बाद डिटेक्टर्स होते हैं। सिंस हम लोग जानते हैं कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंट वेव्स सैंपल से टकरा के आते हैं, जिनको अलग अलग डिटेक्टर से हम लोग को डिटेक्ट करना होता है, और उससे हम लोग इमेज प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो ये हमारा डिफरेंट पार्ट्स है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। और अगर ओवरऑल प्रिंसिपल हम लोग देखें तो बेसिकली यही होता है, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, देन एनोड उसको एक्सेलरेट करता है, देन कंडेंसर लेंस से हम लोग उस स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम को कन्वर्ज करते हैं थिन पेंसिल बीम लाइक इलेक्ट्रॉन बीम में, देन ऑब्जेक्टिव लेंस उस बीम को फोकस करता है स्पेसिमेन पे, देन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुआ तो वहां से जो ट्रांसमिटेड रेज है वो प्रोजेक्टर लेंस उसका इमेज बनाएगा, और उसको हम लोग फाइनली मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो वहाँ पे स्कैनिंग, तो वहां से जो रेज निकलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस से वो सैंपल को स्कैन करेगा, डिफरेंट डिटेक्टर्स जो है डिफरेंट रेज को डिटेक्ट करेगा और इमेज बनेगा। ओके, अब हम लोग स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को समझेंगे डिटेल में, राइट। तो उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक इंफॉर्मेशन हमें मिलता है सैंपल का, जो हम लोग स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो सबसे पहला तो है कि हमें 3 डायमेंशनल इमेज मिलता है इसमें। दूसरा है कि हमें सैंपल का टोपोग्राफी पता चलता है। टोपोग्राफी मतलब कि सैंपल का जो सरफेस है वो कैसा दिखता है, उसका टेक्सचर कैसा है। ओके, देन हमें मॉर्फोलॉजी पता चलता है सैंपल का। अभी मॉर्फोलॉजी मतलब क्या, कि वो जो सैंपल है वो जितने भी मटेरियल से बना हुआ है, ओके, वो डिफरेंट पार्टिकल से जो बना हुआ है उस डिफरेंट पार्टिकल्स का शेप और साइज क्या होगा। ओके, देन हमें कंपोजिशन भी पता चलता है। ओके, अगर हम लोग स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी से कंबाइन करें तो हम जो डिफरेंट मटेरियल प्रेजेंट है सैंपल में उनका कंपोजिशन और रिलेटिव अमाउंट दोनों ही पता कर सकते हैं। एंड देन हमें क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन भी पता चलता है सैंपल का, मतलब कि जो एटम्स है सैंपल में वो किस तरीके से अरेंज है, उसका ओरिएंटेशन क्या है। तो ये डिफरेंट इतने सारे डिफरेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन हम लोग पता कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अब हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं एसईएम का।
तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन सोर्स है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन है जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। अब उस रिलीज इलेक्ट्रॉन को इस एनोड की हेल्प से हम लोग एक्सेलरेट करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन वेव्स के फॉर्म में आ जाए, राइट। एंड देन ये जो इलेक्ट्रॉन वेव्स है ये कंडेंसर लेंस से पास होता है। तो हमने देखा था कंडेंसर लेंस का काम है टू डिक्रीज द डायमीटर ऑफ प्राइमरी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो हम लोग सीरीज ऑफ कंडेंसर लेंस यूज करते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। और ये जो सीरीज है कंडेंसर लेंस का, ये हम लोग का जो प्राइमरी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको फोकस करता है टू अ स्पॉट साइज। अभी स्पॉट साइज जितना ज्यादा छोटा होगा, ओके, तो सैंपल का उतना ही छोटा एरिया उसके कांटेक्ट में आएगा और उतना ही डिटेल्ड इमेज हमें मिलेगा, राइट। नाउ इस कंडेंसर लेंस के बाद आता है हमारा स्कैन कॉइल्स। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम स्कैनिंग इसीलिए है क्योंकि इसमें सैंपल जो है वो स्कैन होता है रास्टर पैटर्न में। अब ये रास्टर पैटर्न का क्या मतलब है, सपोज ये हमारा सैंपल का सरफेस है, ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन रेज है वो सबसे पहले सैंपल को स्कैन करेगी। वो यहाँ यहाँ से स्टार्ट होगी, सपोज पूरा यहाँ तक जाएगी, देन फिर यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ तक जाएगा। इस तरीके से सैंपल को स्कैन करेंगे और इस पैटर्न को हम लोग रास्टर पैटर्न कहते हैं, ठीक है। और ये जो है एक डिस्टिंग्विश्ड फीचर होता है एसईएम का, राइट। देन उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। इसका काम होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन बीम है उसको सैंपल की सरफेस पर फोकस करे। देन हमारा यहाँ पे सैंपल स्टेज है, ओके, तो सैंपल स्टेज पे सैंपल होता है जहाँ पे सैंपल और जो इलेक्ट्रॉन बीम्स है उनका इंटरेक्शन होता है और डिफरेंट रेज लाइक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, ओके, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, एक्स रेज एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे रेज होते हैं, वो सभी यहाँ से बाहर आते हैं। और सभी के लिए अलग अलग डिटेक्टर्स होता है, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन का डिटेक्टर है, ये बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का है, ये एक्स रेज का है। और ये सभी डिटेक्टर्स जो है हमें सैंपल के बारे में, स्पेसिमेन के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये डिटेक्टर्स हमारा स्क्रीन से कनेक्टेड होता है जिसमें हम लोग इमेज देख सकते हैं। तो सेम का ये पूरा जो कंपोनेंट्स है ये एक सिलिंड्रिकल कॉलम लाइक स्ट्रक्चर में रहता है और इस कॉलम के अंदर हम लोग हाई वैक्यूम मेंटेन करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन होता है स्पेसिमेन का, तो सैंपल पर चार्ज एक्यूमुलेशन का चांसेस काफी ज्यादा हाई होता है, राइट। तो इसीलिए सैंपल को, अगर सैंपल में हमारा नॉन कंडक्टिव है तो उसके ऊपर हम लोग एक थिन कोटिंग करते हैं किसी भी कंडक्टिव मटेरियल का, सो दैट कोई भी चार्ज एक्यूमुलेशन ना हो स्पेसिमेन पे। तो ये था हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम और स्पेसिमेन का इंटरेक्शन कैसा होता है एसईएम में। तो ये हमारा सैंपल है और ये हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम है जो सैंपल पे आ रहा है, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम और सैंपल के एटम्स के बीच इंटरेक्शंस होते हैं और ये सारा रेज बाहर आता है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, एक्सरेज बाहर आते हैं, फोटॉन्स बाहर आते हैं, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऑगर इलेक्ट्रॉन्स, ये सभी बाहर आते हैं। और कुछ रेज जो है वो सैंपल से ट्रांसमिट भी होते हैं, इसमें भी इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एसईएम में हम ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को नहीं स्टडी करते हैं, हम सिर्फ इन सारे इलेक्ट्रॉन्स रेज को स्टडी करते हैं, ओके। तो अब हम लोग वन बाय वन इन सभी रेज को देख लेते हैं क्या क्या होता है ये। तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन होता क्या है, दीज आर लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द सैंपल सरफेस व्हेन इट इज हिट बाय द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम इन अ एसईएम, दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है वो लेस देन 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होती है और ये जो है सैंपल के सरफेस यानी कि फ्यू नैनोमीटर्स फ्रॉम द सैंपल सरफेस से रिलीज होते हैं और इसकी वजह से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस सेंसिटिव होती है। तो ये जनरेट कैसे होता है, inelastic collision between primary electrons and atoms in the sample। इमेजिंग में क्या होता है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो है इट इज यूज टू क्रिएट हाई रेजोल्यूशन इमेज ऑफ द सरफेस टोपोग्राफी ऑफ द सैंपल। तो जैसा मैंने मेंशन किया था ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो है ये सरफेस सेंसिटिव होते हैं, तो ये हमारा सरफेस के बारे में इमेज बताता है, सरफेस की टेक्सचर के बारे में, उसकी टोपोग्राफी के बारे में, ओके। दे प्रोवाइड एक्सीलेंट डिटेल एंड कॉन्ट्रास्ट अलाउइंग द ऑब्जर्वेशन फॉर सरफेस फीचर्स एट नैनोमीटर स्केल, ओके। अभी नेक्स्ट है हमारा बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो बैक scattered electrons are high energy electrons that are reflected or scattered back out of the sample after interaction with primary electron beam।
तो जो एनर्जी होती है बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन की, ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम होता है उससे थोड़ी ही कम होती है, काफी ज्यादा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो है सैंपल के इंटीरियर से आते हैं। ये जनरेट होते हैं इलास्टिक कोलिजन बिटवीन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई ऑफ द एटम इन द सैंपल। इमेजिंग के लिए बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड टू क्रिएट इमेजेस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द सैंपल। कि सैंपल के अंदर क्या क्या एलिमेंट और क्या क्या फेजेस प्रेजेंट है उसके बारे में बताता है। ये होता क्या है ना, जो हेवियर एलिमेंट्स होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर हाई होता है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर करेंगे, यानी उसमें उससे बैक्स, क्योंकि यहाँ पे उनका न्यूक्लियाई हैवी होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा बैक स्कैटर होगा यहाँ से। और बैक स्कैटर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा हो रहा है तो इमेज जो है वो ब्राइट होगा उस रीजन का, राइट। और जो रीजन में लाइटर एलिमेंट्स हैं वो कम इलेक्ट्रॉन को बैक स्कैटर करेगा, तो वहां का जो इमेज होगा वो डार्क बनेगा। तो इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट इमेज बनता है हमारा बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन को यूज करके, जो कि डिफरेंट जो कि हमें बताता है, डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है मटेरियल में कितने फेजेस प्रेजेंट है, कौन कौन से फेजेस प्रेजेंट है। अब है नेक्स्ट ऑगर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑगर इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है? तो ऑगर इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रॉन्स emitted from an atom as a result of an internal relaxation process, specifically the Auger process। तो ये जनरेट कैसे होते हैं? मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जिसमें मैंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डिस्कस किया था, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि कैसे एक्सरे जनरेट होता है। ठीक है, तो जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जब वो एटम पे आती है, ओके, सपोज ये हमारा एटम का न्यूक्लियस है, ओके, इसके बाद हमारा के शेल है, इसके बाद है हमारा एल शेल एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब ये जो इलेक्ट्रॉन बीम्स जो एंटर कर रही है, हाई, आई शुड से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम्स, तो क्या होता है, ये सपोज के शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, ये के शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो ये जगह अब खाली हो गई यहाँ पे। इसको फिल करने के लिए एल सेल से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा। जब ये जंप करेगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ये जो एनर्जी रिलीज हुआ ये एक्सरे के फॉर्म में नहीं रिलीज होता है, और जो दूसरा हायर सेल है, सपोज एम शेल है, सपोज ये एम शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाईली एनर्जेटिक हो जाता है, और वो खुद एम शेल से बाहर आ जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया ये हमारा ऑगर इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो इस तरीके से ऑगर इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। अभी जस्ट मैंने जो एक्सप्लेन किया वही इस जनरेशन में लिखा हुआ है। ओके, तो ये जो ऑगर इलेक्ट्रॉन है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है एलिमेंट का जिससे वो एमिट हो रहा है। ओके, और इसकी वजह से हमारा जो ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है फॉर एलिमेंटल एनालिसिस। ओके, इसके बाद हमारा एक्सरेज भी एमिट होता है, तो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कैसे एमिट होते हैं। तो जो एक्सरेज है उसको डिटेक्ट करके हम लोग एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, और वो हमें कंपोजिशनल इंफॉर्मेशन देगा सैंपल के बारे में। उसके बाद आता है हमारा कैथोडोल्यूमिनेंस। ओके, तो ये क्या है? दिस इज एमिशन ऑफ लाइट फोटॉन्स फ्रॉम द सैंपल व्हेन इट इज एक्साइटेड बाय इलेक्ट्रॉन बीम। ओके, तो ये टेक्निक हम लोग जनरली यूज करते हैं टू स्टडी द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल सच एज सेमीकंडक्टर एंड मिनरल्स। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो नॉर्मल एसईएम होता है उसमें तो हम लोग ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी नहीं करते, लेकिन कुछ एडवांस्ड एसईएम होते हैं, स्पेशली एसटीईएम, जो कि स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसमें हम लोग ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को भी स्टडी करके उससे भी इमेजेस बना सकते हैं और इंटरनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सैंपल पता कर सकते हैं। बस यहाँ पे कंडीशन क्या है, सैंपल काफी थिन होना चाहिए। ओके, तो ये तो था डिफरेंट रेज जो एसईएम में डिटेक्ट करके हम लोग इमेज बनाते हैं। अब हमें सैंपल प्रिपरेशन देखना है। सी सैंपल प्रिपरेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि हम यहाँ पे मेटलोग्राफिक सैंपल प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल सैंपल और अदर सैंपल्स का सैंपल प्रिपरेशन स्टेप्स थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सेक्शनिंग। मीन्स कि एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल तो हमें सेलेक्ट करना होगा फ्रॉम बल्क मटेरियल जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद क्या है, हम लोग को माउंटिंग करना होता है। सिंस यहाँ पे जो सैंपल है इनकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, साइज में भी बहुत ही छोटे हैं, तो इससे हम लोग बिना माउंट किए इन सैंपल को सैंपल प्रिपरेशन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए हम लोग जो सेक्शन सैंपल है उसको एक सुटेबल प्लेटफॉर्म पे माउंट करते हैं फॉर फर्दर प्रिपरेशन।
उसके बाद क्या है, ग्राइंडिंग। ओके, तो सैंपल को तो सबसे पहले हम लोग ग्राइंड करते हैं यूजिंग एब्रेसिव पेपर। ग्राइंड, ये मिक्सचर ग्राइंडर वाला ग्राइंड नहीं करते, एब्रेसिव पेपर से उसे रब करते हैं उसके सरफेस को, ताकि कोई भी जो सरफेस इरेगुलरिटीज है वो प्रेजेंट ना हो और एक स्मूथ फ्लैट सरफेस मिले हम लोग को पॉलिशिंग के लिए। ओके, तो पॉलिशिंग जो है ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है। ओके, इट इन्वॉल्व्स यूजिंग फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स टू रिमूव फाइनल लेयर ऑफ डिफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस मिरर इमेज लाइक सरफेस। मेटलोग्राफिक सैंपल में ये मिरर इमेज लाइक सरफेस बनना बहुत जरूरी है। ओके, फिर पॉलिशिंग के बाद हम लोग ईचिंग करते हैं। ईचिंग हर जगह नहीं यूज होता है, पर जहाँ पे भी हमें यूज करना है वहाँ पे हम लोग एक केमिकल सोल्यूशन जिसको ईचेंट कहते हैं वो पॉलिश सरफेस पे अप्लाई करते हैं। और ये क्या करता है, ये हमारे जो डिफरेंट फेजेस या ग्रेन बाउंड्रीज प्रेजेंट होंगे सैंपल में उसको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। और ये सभी कुछ करने के बाद क्लीन करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा एब्रेसिव पार्टिकल्स, ईचिंग सॉल्यूशंस या फिर दूसरा कॉन्टामिनेंट्स प्रेजेंट हो सकता है सरफेस पे, उन सभी को क्लीन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो क्लीनिंग भी काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है ना। उसके बाद हम ट्राई करते हैं, सिंस हम जानते हैं कि एसईएम में जो इन्वायरमेंट है वो वैक्यूम होता है, राइट। तो कोई भी लिक्विड उसमें नहीं रहना चाहिए, तो उसको कम्प्लीटली ड्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसको स्टब पे सैंपल को जो हमने प्रिपेयर किया उसको हम लोग जो सैंपल स्टेज है उसके ऊपर माउंट करते हैं। ओके, अब माउंट करते वक्त हम जो एडिसिव यूज करेंगे वो उसका कंडक्टिव होना काफी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज सो दैट चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा कंडक्टिव एडिसिव है वो कार्बन टेप हो सकता है या फिर सिल्वर पेंट हो सकता है। एंड लास्टली, अगर सैंपल कंडक्टिव नहीं है, ओके, तो उसमें हमें एक थिन लेयर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल लाइक गोल्ड और प्लैटिनम और कार्बन को अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग चार्ज बिल्डअप ऑन द सैंपल। तो ये हमारा डिफरेंट स्टेप था सैंपल प्रिपरेशन के लिए फॉर एसईएम। तो विद दिस आई केम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांसलेशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। Hope I'm able to explain the concepts. And if you like the video, please don't forget to put thumbs up in the comment section. And your valuable feedbacks are also welcome in the comment section. Please like, share, and subscribe my channel. Thanks for watching. Be safe and keep smiling.